बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है ये दी गई थी, लिखो दिस टर्म वाज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है एक एरिया में पाए जाने वाले सारे जीव जंतु, एक एरिया में पाए जाने वाले जानवर, एक एरिया में पाए जाने वाले पौधे, उस एरिया में पाए जाने वाली सारी फ्लोरा और फौना की वैरायटीज। फ्लोरा और फौना की वैरायटीज का मतलब है एक एरिया में पाए जाने वाले सारे पौधे और सारे जानवर। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, लिखो इट इज कंबाइंड डाइवर्सिटी, it is combined diversity at all levels of biological organization. It is combined diversity at all levels of biological organization. सारी की सारी कंबाइंड डाइवर्सिटी, एक जगह पे रहने वाले जमीन के जीव जंतु भी, एक जगह पे रहने वाले पानी के जीव जंतु भी, सारी कंबाइंड डाइवर्सिटी। हम डाइवर्सिटी को तीन तरीके से देखते हैं, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। हम अगर डाइवर्सिटी की बात करें सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे अलग अलग जीव जंतुओं का पाया जाना। पहली होती है बेटा जेनेटिक डाइवर्सिटी। यहां पर एक ही प्रजाति है लेकिन कई सारे टाइप की है, यानी कि अगर एक ही पौधा है चावल का, हमारे पास एक ही पौधा है चावल, पर चावलों में कितने जेनेटिकली अलग अलग वैरायटीज हैं, कोई बासमती चावल है तो कोई टोटा चावल है तो कोई कौन सा चावल है, सो दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटीज में लिखोगे आप species show high diversity at genetic level. Species show high diversity at genetic level. कई स्पीशीज ऐसी होती हैं जो जेनेटिकली, स्पीशीज तो वो ये हैं तो वो चावल ही, पर वो अलग अलग जेनेटिकली अलग अलग वैरायटी की होती हैं। एग्जाम्पल लिखो, इसका एग्जाम्पल लिखो 50,000 जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ राइस। एक या दो नहीं, हजारों में किस्में हैं चावलों की। ब्राउन राइस भी तो होती है, उसमें भी आगे बहुत सारी किस्में होती हैं। गोल्डन राइस भी होती है। मतलब हम लोग तो अब खैर राइस की बहुत सारी वैरायटीज बायोटेक के मेथड से भी बना रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी ऑफ रोवोल्फिया प्लांट। डाइवर्सिटी ऑफ रोवोल्फिया प्लांट। एक रोवोल्फिया प्लांट होता है, ये वाला जो प्लांट होता है इसके अंदर एक केमिकल निकलता है और ये पौधा हिमालयन रेंजेस में पाया जाता है। तो इस एक ही टाइप के पौधे से जो केमिकल निकलता है वो अलग अलग कंसंट्रेशंस में निकलता है। सो डाइवर्सिटी ऑफ रोवोल्फिया प्लांट प्रोड्यूसेस डिफरेंट concentrations of reserpine chemical। तो जो रोवोल्फिया प्लांट है उसके अंदर से रेजरपाइन केमिकल सिक्रीट होता है। ये पौधा तो एक ही है और ये हिमालयन रेंजेस में पाया जाता है, लेकिन इसी एक टाइप के पौधे से यही एक केमिकल अलग अलग मात्राओं में रिलीज होता है। तो यहां पर ये थोड़ी डाइवर्सिटी शो करता है विद इन स्पीशीज ओनली। लिख लो इसमें आगे, इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस, इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस। दूसरी टाइप की डाइवर्सिटी लिखो स्पीशीज डाइवर्सिटी। दूसरी टाइप की डाइवर्सिटी है स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी में लिखो इट इज डाइवर्सिटी, चेंजेस का आना, इट इज डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल। इट इज डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल। एट स्पीशीज लेवल की डाइवर्सिटी का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। इसमें लिखो इसका क्या मतलब है, एक और भी लिखो, इट इज रिलेटेड टू, ये लाइन लिखो, इट इज रिलेटेड टू नंबर एंड, it is related to number and distribution of species in an area. It is related to number and distribution of species in an area.
स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब है किसी एरिया में वो प्रजाति ज्यादा पाई जाती है तो किसी दूसरे एरिया में वही जानवर थोड़े कम पाए जाते हैं। तो अलग अलग जानवर अलग अलग एरियाज में अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत की जो स्पीशीज होती हैं या बहुत सारे एम्फीबियंस की जो स्पीशीज होती हैं वो इंडिया में वेस्टर्न पे ज्यादा है और ईस्ट पे कम है। सो मेनी एम्फीबियन स्पीशीज आर प्रेजेंट in Western Ghats than Eastern Ghats. बहुत सारी एम्फीबियन स्पीशीज हैं जो वेस्टर्न घाट्स पे इंडिया के ज्यादा पाई जाती हैं ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में। सो स्पीशीज की डाइवर्सिटी होती है, कोई जानवर कहीं ज्यादा है तो कोई जानवर कहीं कम है। तीसरी टाइप की डाइवर्सिटी है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीसरी टाइप की डाइवर्सिटी इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसके अंदर लिखो मोर ओवरऑल डाइवर्सिटी, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूं। मोर ओवरऑल डाइवर्सिटी इन डेजर्ट्स एंड मैनग्रोव्स इन इंडिया देन इन नॉर्वे। बहुत नॉर्मल सी चीज है यार अगर तुम समझो तो। इंडिया ऑलमोस्ट इक्वेटर के ऊपर है, इंडिया हम इक्वेटर के ऊपर है और इंडिया वो कंट्री है जहां पर गर्मी ज्यादा रहती है। नॉर्वे नॉर्थ पोल के पास है जहां पर सर्दी बहुत ज्यादा रहती है और हमेशा बर्फ रहती है। तो जो वैरायटी हमारे पास डेजर्ट्स या फॉरेस्ट या मैनग्रोव्स में इंडिया में है वो वैरायटी ऑब्वियसली नॉर्वे में नहीं है। जो इकोलॉजिकल सिस्टम मेरे यहाँ है वो इकोलॉजिकल सिस्टम नॉर्वे में नहीं है। तो नेचुरली क्योंकि एनवायरमेंट अलग अलग है, टेम्परेचर अलग अलग है, तो इकोलॉजिकली चीजें अलग अलग हैं अलग अलग कंट्रीज में। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, बायोलॉजिकल रीजन्स इन इंडिया। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में एक लाइन और लिखो, डाइवर्सिटी में बायोडाइवर्सिटी में लिख लो। बायोडाइवर्सिटी की डिफाइन में लिख सकते हो, बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स इन, एक डेफिनेशन में एक और लाइन ऐड करो, बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग मोर स्टेबल इकोसिस्टम्स। यार बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जिस जगह पे जैसा मौसम है, जिस जगह पे जैसी मिट्टी है उस टाइप का इकोसिस्टम वहां बने। हर पूरी दुनिया में हर हिस्से में एक जैसा जंगल और एक जैसा रेगिस्तान नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में पूरे अर्थ में एज अ ग्लोब कहीं पे टेम्परेचर कुछ और होता है, कहीं पे टेम्परेचर कुछ और होता है, कहीं मिट्टी कुछ और है, कहीं पे रेनफॉल का रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी होती है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जानवर और पौधे कहीं कैसे होते हैं कहीं कैसे होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बायोजोग्राफिकल रीजन्स इन इंडिया। बायोजोग्राफिक रीजन्स इन इंडिया, इंडिया इज मेगा डाइवर्सिटी रीजन। धरती में जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें से कुछ कंट्रीज हैं जिनके अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इंडिया के अंदर भी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज वैरायटीज उनका पाया जाना बाकी वर्ल्ड के एरिया के हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि इंडिया का मौसम गर्म होने की वजह से यहाँ पे प्लांट और एनिमल ग्रोथ ज्यादा है। इंडिया इज मेगा डाइवर्सिटी रीजन, तो लिखो इट हैज नियरली 10 बायो जियोग्राफिकल रीजन्स। इंडिया को तकरीबन 10 अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में बांटा गया है, जैसे रेगिस्तान हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गए, बीचेस हो गए, समुद्र का किनारा हो गया, और ग्रासलैंड्स हो गए जहां पे घास ही घास आती है। बड़े सारे एरियाज हैं। इनमें लिखो ये है, सबसे पहले तो हिमालयाज को हम जरूर कंसिडर करते हैं, ट्रांस हिमालयाज,
जिसके अंदर आते हैं ज्यादातर ठंडे डेजर्ट्स, लद्दाख साइड में जहां पर खेती बाड़ी कम होती है, लेस वेजिटेशन, और यहां पर ज्यादातर पाए जाते हैं गोट और वाइल्ड शीप। तो ये रीजन है ट्रांस हिमालयन रीजन। ट्रांस हिमालयन मतलब प्रॉपर हिमालयस नहीं, उसके पार। फिर हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन में तो बहुत डाइवर्सिटी है बेटा। ट्रांस हिमालयस इज नॉट प्रॉपर्ली हिमालयस, उनकी छोटी छोटी रेंजेस। तो हिमालयन रीजन में भी लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो टूरिज्म की वजह से बहुत कम होती जा रही है। डेजर्ट्स, इंडिया के अंदर डेजर्ट्स हैं, कई एरियाज इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो सेमी एरिड है, बहुत सूखे हैं लेकिन वेजिटेशन वहां पे बहुत कम है। फिर इंडिया के वेस्टर्न घाट्स जहां पर बहुत सारा बनाना मिलता है और सिट्रस फ्रूट्स मिलते हैं, और जहां से बहुत सारे मैंगोज आते हैं। वेस्टर्न घाट्स में अभी हमने मेंशन किया था कि एम्फीबियन पॉपुलेशन भी काफी है। उसके बाद हमारे पास है डेक्कन पेनिनसुला। डेक्कन पेनिनसुला काफी लार्जेस्ट पीस ऑफ लैंड है और हमारी पूरी कंट्री का 42% लैंड मास है। ये काफी बड़ा जमीन का टुकड़ा। फिर है प्लेन्स अराउंड गंगा नदी, गैंगटिक प्लेन्स या गैंजेस के आसपास की सारी जमीनें जो बहुत फर्टाइल हैं, दीज आर वेरी फर्टाइल, क्योंकि गंगा नदी अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स और मिनरल्स लेकर आती है पहाड़ों पर से। फिर इंडिया का नॉर्थ ईस्ट हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट एरिया, इसके अंदर भी काफी बायोडाइवर्सिटी है। फिर इंडिया के अंदर कोस्ट्स भी हैं, जैसे सुंदरबंस। फिर इसका एक एग्जांपल है रत्नागिरी स्वैम्प्स, जहां पर कुछ दलदल भी हैं। फिर इंडिया में आइलैंड्स, जैसे सबसे बढ़िया वाला लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड्स पे इक्वेटिक लाइफ बहुत रिच है, यहाँ कोरल्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं, फिश की वैरायटीज बहुत अच्छी हैं। और लक्षद्वीप आइलैंड्स के अलावा देयर आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये कुछ मेजर नोटिसेबल ज्योग्राफिकल एरियाज हैं इंडिया में जहां पर वैरायटीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। क्योंकि हम इंडिया के रीजन्स की बात कर रहे हैं तो ये भी बात कर ही ले। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन से स्टेप्स उठाए जाते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि इंडिया के अंदर भी काफी सारी स्पीशीज ओरिजिनेट करी थी और इंडिया के अंदर भी हम कंजर्वेशन करते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स को संभाल के रखते हैं। पहला पॉइंट है, इंडिया इज नेचुरल होम ऑफ, इंडिया के अंदर ये कुछ चीजें तो इंडिया में ही पाई जाती है और यहां से बाहर एक्सपोर्ट होती हैं। इंडिया इज नेचुरल होम ऑफ 167 कल्टीवेटेड प्लांट स्पीशीज। कई सारी ऐसी प्लांट की स्पीशीज हैं जो इंडिया में नेचुरल पाई जाती हैं। एग्जाम्पल है चावलों की बहुत वैरायटीज, शुगर केन की वैरायटी, मैंगो की वैरायटी, बनाना की वैरायटी। ब्लैक पेपर के लिए तो बड़े बड़े वॉर हो गई थी जब पोर्टुगीज, फ्रेंच और इंग्लिश सभी काली मिर्च के लिए लड़ते थे और काली मिर्च के बदले में बार्टर सिस्टम था, सोना चांदी का आदान प्रदान होता था, क्योंकि ये ब्लैक पेपर कहीं पर भी और ग्रो नहीं करता था वर्ल्ड के एरियाज में। फिर उसके बाद हल्दी, टर्मरिक एंड सरसों, ये सारे के सारे कुछ ऐसे पौधे मैंने बताए हैं जो इंडिया में ही नेचुरली ग्रो करते थे और इंडिया से लोग इन्हें बाहर लेकर जाते थे। जो सिल्क रूट था चाइना से होने वाला,
उस रूट से भी बहुत इंडिया के स्पाइसीज जाते थे, यानी कि मसाले जाते थे। अब है एनिमल स्पीशीज, कई जानवरों की स्पीशीज भी इंडिया में ही स्टार्टिंग से पाई जाती हैं। मैनी एनिमल स्पीशीज ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया। जिसके अंदर हमारी उम्मीद के हिसाब से वाटर बफेलो है, कैमल की वैरायटीज भी इंडिया में ही ज्यादातर है, और चिकन की वैरायटीज भी इंडिया में ही ज्यादातर है। बर्ड फ्लू फैल रहा है, चिकन अभी बंद कर दो, चलो, बहुत बर्ड फ्लू फैल गया पूरे इंडिया में। होता ही हुआ यार, दाल खाओ। बहुत सारे 3-4 स्टेट्स में बहुत बर्ड फ्लू फैल गया है, बहुत मर रहे हैं चिकन। मैनी एनिमल स्पीशीज, कई सारी एनिमल स्पीशीज इंडिया में ओरिजिनेट हुई हैं। उसके बाद बैम्बू, बैम्बू के घर बनना, बैम्बू की स्टिक से फर्नीचर्स का बनना। देन कॉटन, these all also originated in India. बैम्बू या कॉटन originated in India. इंडिया सेकेंडरी होम है, इंडिया सेकेंडरी होम, यानी कि यहाँ पर ये ओरिजिनेट तो नहीं हुए थे ये प्लांट्स और एनिमल्स, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत अच्छा सरवाइव करते हैं। इंडिया इज सेकेंडरी होम फॉर, इंडिया इज सेकेंडरी होम फॉर एनिमल्स, जैसे एनिमल्स हैं शीप, गोट, हॉर्स, इंडिया इन सबके लिए सेकेंडरी होम है। कैटल, याक, इंडिया इन सबके लिए बेटा सेकेंडरी होम है। इंडिया इज सेकेंडरी होम फॉर दीज ऑल एनिमल्स। प्लांट्स, कौन कौन से प्लांट्स इंडिया के अंदर काफी अच्छे ग्रो करते हैं? मेज, पोटैटो, टोबैको। और इंडिया के अंदर क्या स्टेप्स किए जाते हैं, लिखो। इन सीटू कंजर्वेशन, अभी मैं आपको ना इन सीटू और एक्स सीटू पूरी एक क्लास के अंदर डिटेल्ड टॉपिक्स करवाऊंगी। इंडिया में कई बार जीव जंतुओं को उनकी हैबिटेट में ही ठीक से पाला जाता है, और कई बार जीव जंतुओं को वहां नहीं पाला जाता क्योंकि वो जंगल कट गए होते हैं, तो उन्हें कहीं और ले जाके उनको रखा जाता है और उन्हें ब्रीड करवाया जाता है। सो इन सीटू एक्स सीटू हमारा प्रॉपर टॉपिक है, एंड सीरियसली ये 3 मार्कर ये क्वेश्चन बनता है। अब इन सीटू कंजर्वेशन इज मैनेज्ड बाय, कंजर्वेशन करना, संभाल कर रखना, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में पौधों और जानवरों को संभाल कर रखना, इज मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्स। In situ conservation is managed by Ministry of Environment and Forests. उसके बाद एक्स सीटू कंजर्वेशन होती है, किन्हीं और एरियाज में ले जाकर उन जानवरों को ब्रीड करा जाता है और उनके यंग वंस की भी देखरेख करी जाती है, उन्हें वैक्सीनेट भी करा जाता है। एक्स सीटू कंजर्वेशन होती है, एक्स सीटू कंजर्वेशन इज मैनेज्ड बाय, इसके लिए भी कई अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं। इट इज मैनेज्ड बाय ICRISAT, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, हैदराबाद। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो जानवरों को उनके एरिया से बाहर संभालती है क्योंकि वो एरिया जंगल कट चुके होते हैं, एंड द सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन इज नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट, एनिमल एंड फिश जेनेटिक रिसोर्सेस। और कई चीजें तो बाय चांस, कई जगहें तो वैसे ही बच जाती हैं क्योंकि वहां के जो ट्राइबल लोग होते हैं, वहां के गांव वाले होते हैं, या वहां के रहने वाले नेटिव लोग होते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, वो जनरली कुछ एरियाज के पेड़ों को पूजते हैं, वर्शिप करते हैं, तो वहां के वो अपने आप ही वो जगहें सेक्रेट ग्रूव्स बन जाती हैं और उस एरिया पे पेड़ काटना बैन हो जाता है। सो दोज आर सेक्रेट ग्रूव्स।
ये ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड एरियाज है जहां के पेड़ पौधों को, जानवरों को या उनके रिसोर्सेज को वर्शिप किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है. सो दे आर, इनकी डिफाइन अलग से आ सकती है आपको. दे आर ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड पैचेस of forests around places of worship, where tribal communities, जहां पर जो वहां के आदिवासी लोग या नेटिव लोग हैं, where tribal communities do not allow, इसलिए पेड़ बाई चांस वहां बच जाते हैं, do not allow cutting of trees, do not allow cutting of trees. अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, एक्सटिंक्शन, खत्म हो जाना, धरती से गायब ही हो जाना. एक्सटिंक्शन के चीजें क्यों धरती से गायब हो जाती हैं, उसके 4 कॉजेस हम करेंगे. ये वही एक्स सीटो कंजर्वेशन, अगर एक जगह के रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं तो वहां के जानवरों को दूसरी जगह पे जू में दे देना या कुछ ऐसे, बट एक्स सीटो इन सीटो करवाऊंगी मैं. अब एक्सटिंक्शन क्या होती है? एक्सटिंक्शन होती है मर जाना या मार दिया जाना, टोटली धरती पे रही ना उसका नामो निशान. दैट इज एक्सटिंक्शन. इट इज टोटल डिप्लीशन, इट इज टोटल डिप्लीशन और एलिमिनेशन or dying out of species from earth. धरती पे उस स्पीशीज का खत्म हो जाना, एलिमिनेशन हो जाना. कई बार तो वो अपनी गलती से भी बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कई जानवरों का साइज इतना बड़ा होता है कि वो स्मगलर्स उनको वॉच आउट कर लेते हैं. अब एक्सटिंक्शन में लिखो, इसी में एक पॉइंट लिखो, पॉपुलेशन ट्रेट्स. कई बार ना जानवरों के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं, कई बार उनके झुंड के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. पॉपुलेशन ट्रेट्स दैट मेक स्पीशीज एक्सटिंक्ट. कई बार ऐसे उनके जिस झुंड में वो रहते हैं, जिस जगह पे वो रहते हैं, जो इकट्ठी पॉपुलेशन जानवरों की होती है, कई बार उनकी वजह से भी, कई बार पॉपुलेशन के फीचर्स कुछ ऐसे होते हैं कि जानवर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. जैसे एग्जांपल है लार्ज बॉडी साइज, दूर से दिख जाना और मारा जाना. लार्ज बॉडी साइज में आता है एलिफेंट्स के बारे में, लायंस के बारे में. दूसरा फीचर है स्मॉल पॉपुलेशन. ये पहले ही रिप्रोडक्टिवली बहुत एक्टिव नहीं होते और इनकी पहले से ही पॉपुलेशंस बहुत कम होती हैं. तो कई स्पीशीज ऐसी हैं जिनकी अपने आप ही पॉपुलेशन कम होती है और ऊपर से मैनमेड ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से और मरते हैं. स्मॉल पॉपुलेशन और लो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, और लो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, जैसे लायन बोल सकते हैं, ब्लू व्हेल बोल सकते हैं. फिर एक परेशानी होती है कई जानवरों का फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट, और ह्यूमंस को पता चल जाता है कि इस मौसम में ये बर्ड्स या ये जानवर इसी रास्ते से होकर माइग्रेट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह इसी रास्ते से जाएंगे, और ह्यूमंस उनको वहां पे स्मगल करने के लिए मार देते हैं. या छोटे जानवरों को बड़े जानवर उसी रास्ते पे मार देते हैं. एक और परेशानी होती है कई स्पीशीज में, इनएबिलिटी टू ईट ऑल्टरनेट फूड. अब परेशानी है कि कई जानवर ऐसे होते हैं जो वो ही खा सकते हैं जो उन्हें खाना होता है, वो दूसरा कुछ खा नहीं सकते. तो एक तो उन्हें ह्यूमंस मारते हैं, और दूसरा जब वहां पे खाना अवेलेबल नहीं होता तो वो तब भी मर जाते हैं. जैसे एक शेर है, ह्यूमन बींग्स तो मार ही रहे हैं और उसके लिए हिरन अवेलेबल नहीं होता, कई बार खाने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं होता शेर के लिए, और वो बेचारा पौधे तो बिल्कुल नहीं खा पाता, तो इसलिए वो खुद भी स्टार्व करके भूख से मर जाता है. और एक है
एक और रीजन होता है स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने का, मतलब पॉपुलेशन का एक और फीचर जिसकी वजह से वो प्रजाति एक्सटिंक्ट हो जाती है, दैट इज हायर स्टेटस, ये पॉइंट वाइज भी लिख सकते थे तुम, हायर स्टेटस ऑफ ट्रॉफिक लेवल। ये लोग ट्रॉफिक लेवल में प्लांट्स से इतनी दूर होते हैं फूड चेन में कि इन तक वैसे ही इतनी एनर्जी नहीं पहुंचती। ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस होते हैं, या उन्हें खाने वाले प्रीडेटर्स बढ़ जाते हैं, बहुत प्रीडेशन होती है और वो खाए जाते हैं, निचली स्पीशीज को काफी सारा खाया जाता है और वो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली खत्म हो जाते हैं। सेकंड है मास एक्सटिंक्शन। सेकंड इज मास एक्सटिंक्शन, इकट्ठे ही खत्म हो जाना। इसमें लिखो मेनी ऑर्गेनिजम्स और एंटायर पॉपुलेशन डाई टुगेदर। एग्जाम्पल लिखो, 60 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर की एक्सटिंक्शन, 60 मिलियन ईयर्स बैक एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। टू 25 मिलियन ईयर्स बैक बहुत सारे पानी के इनवर्टिब्रेट्स इकट्ठे एक्सटिंक्ट हो गए थे। 225 मिलियन ईयर्स बैक वाटर मेरीन, जो मेरीन वाटर के थे, इनवर्टिब्रेट्स जो रहते थे वो गायब हो गए थे। इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट, गॉट एक्सटिंक्ट। ये कई बार मीटियोरॉइड के गिरने से होता है, कई बार वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से होता है, कई रीजंस की वजह से इकट्ठी पॉपुलेशन मर जाती है। थर्ड रीजन एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शंस। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शंस ये होता है जानवरों का खत्म होना ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। इट इज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। बहुत सारे जानवरों का खत्म हो जाना, पूरी पॉपुलेशन का खत्म हो जाना, क्योंकि हम लोग करते हैं उनकी हंटिंग। हम लोग अपने घर बनाने के लिए, अपनी सेटलमेंट्स बनाने के लिए जंगलों को काट देते हैं, उनके हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और कई रिसोर्सेज को हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जरूरत से ज्यादा ग्रेजिंग करवाते हैं, जानवर उस जगह के सारे पौधे खा जाते हैं और हम लोग उनके हैबिटेट को तोड़ देते हैं। एग्जाम्पल लिखो इसका, जब ह्यूमन बीइंग्स आए थे, कमिंग ऑफ ह्यूमंस ऑन ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स resulted in 2000 bird species to extinct। जहां जहां ह्यूमन बीइंग्स जाते हैं कई स्पीशीज खत्म हो जाती हैं। फिर एक एग्जांपल है डोडो बर्ड, जो मॉरिशस से खत्म हो चुकी है। देन साउथ अफ्रीकन जेब्रा, जो ह्यूमन बीइंग्स के फॉरेस्टेड लैंड को क्लियर करने से खत्म हो गया था। फिर तस्मानिया में, ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया वुल्फ का खत्म होना, क्योंकि तस्मानिया एक बहुत ही रिमोट सा आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन वहां पर भी काफी पॉपुलेशन अब हो गई है, तो तस्मानिया वुल्फ उस पॉपुलेशन की वजह से मर गया था। उसके मतलब खाल के लिए, उसकी हाइट के लिए उसको मार देते थे। लास्ट लिखो, रिजल्ट्स ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
result of loss of biodiversity. क्या क्या होता है जानवर और पौधों के मरने की वजह से? देयर इज डिक्लाइन इन इकोसिस्टम. नेचुरली जब पौधे और जानवर नहीं होंगे इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है इकोसिस्टम की वो घट जाएगी. फोटोसिंथेटिक रेट कम हो जाएगा. डिक्लाइन इन इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी. और वहां की न्यूट्रिएंट साइकिल्स, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल सब डिस्टर्ब हो जाएंगी. डिस्टर्ब्ड न्यूट्रिएंट साइकिल्स.